पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे 16th और 17th सेंचुरी की, हमारे एग्रेरियन सोसाइटी की। हमारा जो सोसाइटी था वो एग्रेरियन था। एग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में ही इन्वॉल्व थे। और हम बात करेंगे मुगल एम्पायर की। अर्ली 16th सेंचुरी में 1526 में मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था, तो उसकी भी हम बात करेंगे। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर की तरह, जो एनसीईआरटी हाईलाइट है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस टाइम पीरियड में 16th और 17th सेंचुरीज में 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी, चाहे वो पेजेंट्स हो चाहे वो लैंडेड एलिट्स यानी कि जिनके अंडर में लैंड होता था वो। ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड थे और अपना अपना शेयर होल्ड करते थे जो भी प्रोड्यूस होता था उसमें। तो इन लोगों के बीच में जो रिलेशन होता था, चाहे वो कॉपरेशन का हो, कंपटीशन का हो या कॉन्फ्लिक्ट का हो, ये पूरा हमारा जो सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी, उसको बनाता था। तो ये जो एग्रेरियन रिलेशन है इनकी हम इस चैप्टर में पूरी बात करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ पेजेंट्स और लैंडेड एलिट्स नहीं थे, और भी कैरेक्टर्स थे हमारी सोसाइटी में, जैसे कि हमारा मुगल स्टेट हो गया, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता था। क्यों होता था? क्योंकि ज्यादातर जो इनकम इसका आता था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही आता था। प्लस जो मुगल स्टेट है उसके कुछ एजेंट्स भी थे, जैसे कि रेवेन्यू असेसर्स, जो असेस करते थे कि कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्टर्स, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले रिकॉर्ड कीपर्स। ये लोग भी सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते थे ताकि कल्टीवेशन करवा सके सही से। जो टैक्सेस है, प्रोड्यूस से ही टैक्स लिया जाता था, वो टैक्सेस हमारे स्टेट को दिलवा सके। अब सिंस बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे सेल के लिए, तो जो ट्रेड है, मनी है, मार्केट है, ये फैक्टर्स भी हमारे सोसाइटी में आ चुके थे। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं एक रूरल सीन है, क्लियरली यहाँ पे हमें प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक मुगल पेंटिंग है 17th सेंचुरी की। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। जो एग्रीकल्चर सोसाइटी की हमारी बेसिक यूनिट है वो है इसके विलेजेस, और इसके विलेजेस में रहते हैं हमारे पेजेंट्स। ये जो पेजेंट्स हैं ये बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। सॉइल को टिल करना यानी कि जुताई करना ताकि प्रिपेयर कर सके उसको सीड सो करने के लिए, फिर सीड सो करना, जब हमारे जो क्रॉप है वो राइप हो जाए तो उनको हार्वेस्ट करना। ये सारे काम कैसे सीजनल है, ये सारे ये पेजेंट्स काम करते रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, ऑयल हो गया, इसका प्रोडक्शन का काम भी ये लोग करते थे। अब हमारे यहाँ के जो पेजेंट्स हैं ये सारे सेटल्ड पेजेंट्स नहीं थे, बल्कि अलग अलग कैटेगरीज भी हमें देखने को मिलती हैं। अब सारे पेजेंट्स सेटल क्यों नहीं हुए? क्योंकि कई रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे फर्टिलिटी उतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे यहाँ एरिड जोन्स हैं, ड्राई लैंड है, हिली रीजन्स हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर्ड रीजन्स हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आप उतने अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि सारे सेटल्ड पेजेंट्स हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जो टॉपोग्राफी है यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे यहाँ के, इनको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए जब आप हमारे इन सब लोगों की हिस्ट्री को पढ़ रहे हो। अब पहले हम देख लेते हैं क्या वो हमारे सोर्सेस होंगे जिनके थ्रू हमें इस रूरल सोसाइटी के बारे में पता चलता है। हमने इतने हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ लिए हैं, इतनी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई है कि जो पेजेंट थे वो खुद के बारे में नहीं लिख रहे होंगे। तो क्या है हमारे सोर्सेस? 16th और अर्ली 17th सेंचुरी के बारे में पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स जो हमारे मुगल कोर्ट में लिखे जा रहे थे। क्रॉनिकल्स यानी कि जो मुगल किंग्स थे ये अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे, तो ये जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको क्रॉनिकल्स बोला जाता है। ये क्रॉनिकल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रॉनिकल है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी या आइन आई अकबरी, आइन ए अकबरी। पर्शियन टू रोमन ट्रांसलिटरेशन में जो ए साउंड है वो आई के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। इसी चीज को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आप वहां पे ए एडी का लिख रहे होगे, आइन ए अकबरी। तो ये जो आइन है इसको अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा था, और इसमें इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें हमें सारे वो अरेंजमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कल्टीवेशन इंश्योर करने के लिए स्टेट कर रही थी। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो एजेंसीज थी वो कैसे अरेंजमेंट्स पूरे करती थी, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था, उसकी डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। स्टेट और जो जमींदार के बीच में रिलेशन होते थे उसको मेंटेन करती थी, उसको हैंडल करती थी। ये सारी डिटेल्स हमें आइन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जमींदार के लिए टर्म यूज किया गया है मैग्नेट्स। रूरल मैग्नेट्स यानी कि रूरल सोसाइटी में जो वेल्दी सेक्शन था जिनके अंडर में बहुत सारा लैंड होता था वो है हमारे यहाँ पे जमींदार। तो ये हो गया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। ये जो आइन था इसको लिखवाया क्यों गया था? अकबर चाहते थे अपना जो एम्परर का विजन है उसको पोर्ट्रे करना, कि हम एक विजन दिखाएं कि जो हमारा रूलिंग एलिट है, जो रूलिंग क्लास है, वो सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करके चल रहा है,
और यहाँ पे अबुल फजल का मानना है कि मुगल्स के अगेंस्ट जो स्टेट है उसके अगेंस्ट कोई भी जो पावर रिवॉल्ट करेगी या फिर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहेगी, अपनी पावर को पोर्ट्रे करेगी, अपनी पावर लेके compete करेगी, इस ऑटोनॉमस पावर का, इस रिवोल्ट का फेल होना तय है। तो अगर ऑथर ये बातें बोल रहा है तो क्लियरली वो किसकी साइड में है? स्टेट के साइड में, वो मुगल किंग के साइड में, क्योंकि वो मुगल के ही हिस्टोरियन थे। इसलिए हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हमें पेजेंट्स का व्यू नहीं बताएगा, ये हमें व्यू बताएगा किंग का, मुगल एम्परर का, मुगल स्टेट का। लेकिन इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। हमारे पास और भी सोर्सेस है जिनका यूज हम करते हैं आइन के साथ, आइन को सप्लीमेंट करते हैं उन सोर्सेस के साथ, और जो फैक्ट्स हैं उनको करोबरेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो सोर्सेस हैं जो हम आइन के अलावा यूज करते हैं? हम लेते हैं डॉक्यूमेंट जो कि मुगल कैपिटल से दूर कहीं लिखे गए थे। अब कोई डॉक्यूमेंट मुगल कैपिटल से दूर लिखा गया है तो क्लियरली मुगल इन्फ्लुएंस के अंडर में नहीं लिखा गया होगा। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं इनमें भी हमें डिटेल्स देखने को मिलती हैं जो कि अब मुगल इन्फ्लुएंस में नहीं थी। तो इनके थ्रू हम चीज़ों को मैच करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट हिस्ट्री निकालने की पता लगा कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारे 17th और 18th सेंचुरी में के हमें मिले हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हमारे ईस्टर्न साइड के काफ़ी सारे डिटेल्स को मेंशन किया है, और इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी हमें एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में, एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। इन सभी सोर्सेस में हमें पेजेंट्स, जमींदार और स्टेट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और इन सब के बीच में हमें यह भी पता चलता है कि जो पेजेंट्स होते थे इनके क्या व्यू होते थे, ये क्या चाहते थे कि क्या फेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में, किस तरीके से स्टेट को देख रहे थे, इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता लग जाता है। ये जो मुगल डॉक्यूमेंट्स है जिनको हम इंडो पर्शियन सोर्सेस भी बोल सकते हैं, इनमें पेजेंट्स के लिए टर्म्स जो यूज किए गए हैं वो है रायत, जिसका प्लूरल है रियाया, या फिर मुजारियान। और भी टर्म्स है जैसे कि किसान और आसामी। तो इस चैप्टर में हम कई बार पेजेंट्स को इन टर्म्स से रेफर कर रहे होंगे। प्लस 17th सेंचुरी के जो सोर्सेस हैं वो दो टाइप के पेजेंट्स की बात करते हैं, एक खुद कास्ट और दूसरे पाही कास्ट। अंतर हम समझ लेते हैं। खुद कास्ट वो पेजेंट्स हैं जो जिस विलेज में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहीं पे उनकी लैंड होल्डिंग है जहां पे वो काम करते हैं। पाही कास्ट वो पेजेंट्स हैं जो हो सकता है रहते किसी और जगह पर है लेकिन काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ के जो लैंड ओनर है उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अब पाही कास्ट आप दो रीजन से बन सकते हो सकता है कि आप आउट ऑफ चॉइस बन रहे हो, कि जिस नई जगह पर आपको काम मिल रहा है वहां पे फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम है, या फिर जो कलेक्टर है वो थोड़ा कम हार्श है, या फिर इस तरीके की कोई अच्छी कंडीशन है, इसलिए आप पाही कास्ट बन रहे हो आउट ऑफ चॉइस। या फिर हो सकता है कि आपके रीजन पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे फेमाइन आ गया, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, आप फोर्सफुली आपको अपना एरिया छोड़ के किसी और जगह पे जाके काम करना पड़ रहा है। तो ये दो रीजन है पाही कास्ट किसी के बनने के। यहाँ साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बाबर बता रहे हैं कि इंडिया में टाउन्स ऐसे सेटअप होते हैं और ऐसे खत्म होते हैं। कई सालों से किसी जगह पर रह रहे थे लेकिन मूव करना है तो सब कुछ छोड़ के, नामो निशान मिटा के आगे निकल लिए, और जहां पे सेटल हुए हैं वहां पे भी बड़े आसानी से सेटअप हो जाते हैं। एक आध झोपड़ी पट्टी बना ली अपनी, वहां पे टैंक वगैरह बना लिया और एग्रीकल्चर करने लग गए। इनका एग्रीकल्चर पूरा मॉनसून पे डिपेंडेंट है, तो बहुत जल्दी पॉपुलेशन किसी जगह की खत्म हो जाती है और नए पॉपुलेशन, नए टाउन्स भी बन जाते हैं। वैसे ये जो बॉक्सेस होते हैं आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, वो मैं पूरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम वापस से हमारे चैप्टर के ऊपर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया की अगर अपन बात करें तो बहुत रेयरली ही होता था कि किसी पेजेंट के पास एक पेयर ऑफ बुलक्स से ज़्यादा हो या फिर 2 प्लाउज से ज़्यादा हो। पेयर ऑफ बुलक्स क्यों लिखा हुआ है? मे बी दे वॉन्ट टू कन्वे कि जो बुलक्स हैं वो पेयर में यूज किए जाते थे एग्रीकल्चर में। बुलक्स यानी कि बैल, ऑक्सेन। अगर हम गुजरात की बात करें तो पेजेंट के पास, अगर किसी पेजेंट के पास 6 एकर्स या फिर उससे ज्यादा लैंड है तो इसको बहुत वेल्दी समझा जाएगा, एफ्लुएंट समझा जाएगा। वहीं बंगाल की बात करें, अपर लिमिट जो एक एवरेज पेजेंट होल्डिंग की है वो है 5 एकर्स, और अगर आपके पास 10 एकर्स हैं तो आपको रिच आसामी माना जाएगा। अगर कल्टीवेशन की बात करें तो ये इंडिविजुअल ओनरशिप के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपका लैंड है जिसमें आप डिसीजंस ले रहे होगे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंडर में बहुत सारा लैंड हुआ करता था। तो ये जो लैंड होता था इसको बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था मार्केट में। इसको नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह ही डील किया जाता था, जैसे लोग घर और बाकी प्रॉपर्टी सेल करते हैं वैसे ही लैंड को भी खरीदा बेचा जा रहा होता था। 19th सेंचुरी का एक डिस्क्रिप्शन है दिल्ली आगरा रीजन का, जिसको हम 17th सेंचुरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं,
क्या डिस्क्रिप्शन है? बताया जा रहा है कि जो आसामीज होते हैं ये अपना अपना लैंड को डिमार्केट करते हैं, इसको मार्क करते हैं कि भाई ये जो लैंड है ये हमारा है, ये किसी और का है, ये किसी और का है। ऐसे हमें डिमार्केशन देखने को मिल जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी और डिमार्केशन के लिए भी। अब कैसे करते हैं? यहाँ पे ऐसे अर्थ के, मिट्टी के से वो बना दिए कि भाई इतना हमारा लैंड है, या फिर ब्रिक्स लगा दी, या फिर थॉर्न्स, कांटे लगा दिए अपना लैंड को मार्क करने के लिए। तो ऐसे हमें हजारों लैंड्स के पीसेस देखने को मिल जाते हैं विलेजेस में, जिससे समझ में आता है कि लोगों का अलग अलग लैंड का पीस होता था। तो जो लैंड था वो काफी अबंडेंस में था, जो लेबर थी वो भी काफी अवेलेबल थी, और जो पेजेंट्स थे वो काफी इजीली मूव भी कर जाते थे। इसलिए जो हमारा एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ, वो भी कांस्टेंट स्पीड पे। तो इसी की हम बात कर लेते हैं कि क्या उगाया जाता था, कैसी टेक्नोलॉजी यूज करके उगाया जाता था। जो मेन पर्पस है एग्रीकल्चर का वो है लोगों को खाना प्रोवाइड करना। तो जो बेसिक स्टेपल्स यानी कि रोज खाने वाले फूड आइटम्स हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, ये काफी ज्यादा उगाए जाते थे। जहाँ पे 40 इंचेस या फिर ज्यादा रेनफॉल हो रही है वहां पे राइस, फिर थोड़ी कम हो रही है तो वहां पे व्हीट, और फिर थोड़ी और कम जहाँ पे हो रही है वहां पे मिलेट्स। ये इस तरीके से मेनली एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन है वो किया जाता था अलग अलग रीजन्स में। अब जब भी आप एग्रीकल्चर की बात करोगे वहां पे आप टर्म देखोगे प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल नहीं, क्योंकि सिर्फ रेनफॉल नहीं है जो क्रॉप्स को अफेक्ट करती है, स्नो हो गए, हेल हो गए, ये भी अफेक्ट करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। पहले भी और आज की डेट में भी जो मानसून है वो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का बैकबोन है, लेकिन सारे क्रॉप्स मानसून के भरोसे नहीं उगाए जा सकते, आपको एडिशनल वाटर भी चाहिए कुछ के लिए। तो आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं हमें इरिगेशन के लिए, जिनके थ्रू हम इन क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या क्या आ गया? कैनाल्स वगैरह आ गए, टैंक्स वगैरह आ गए। तो ये जनरली किंग्स लोग भी स्पॉन्सर कर दिया करते थे, कुछ लोग कम्युनिटीज मिलके बना लेती थी, कहीं पे वेल्दी इंडिविजुअल्स है वो बना लेते थे। किंग्स कैसे सपोर्ट करते थे उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के। नॉर्दर्न इंडिया में हमारे मुगल एम्परर्स ने न्यू कैनल्स बनवाने का प्रोजेक्ट चालू करवाए। कैनल्स को हम नहर या नाला भी बुला सकते हैं। रिपेयर करने का काम भी स्टेट स्पॉन्सर कर दिया करती थी, जैसे कि शाहजहां ने अपने टाइम में पंजाब में शाह नहर को रिपेयर करवाया। तो जो नए नहर बनवाने का, पुराने को रिपेयर करवाने का स्टेट स्पॉन्सर कर दिया करती थी। वैसे तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव था, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती थी, और टेक्नोलॉजी का यूज करके जो कैटल एनर्जी है, मेनली बैलों का यूज किया जाता था, उनके एनर्जी को काम में लगाया जाता था। सबसे पहला एग्जाम्पल है वुडन प्लाव का। ये लाइट वेट होता था, इसके एंड में आयरन टेप या फिर कूल्टा असेंबल कर दिया जाता था। कूल्टा एक वर्टिकल डिग करने के लिए एक टूल होता है, तो इसको असेंबल कर दिया और बैल का यूज करके फरोज बनाए जाते थे। फरोज यानी कि इस तरीके से गड्ढे बनाए जाते थे जिसमें सीड्स लगाए जाते थे। अब क्योंकि हमारा ये वुडन प्लाव है, लाइट वेट है, तो ज्यादा गहरे नहीं बनते थे जो फरोज होते थे, तो हमारा जो मॉइस्चर है सॉइल का वो रिटेन ज्यादा टाइम तक किया जा सकता था। यहाँ पे बहुत हॉट वेदर होता था कई मंथ्स में, तो इंपॉर्टेंट था कि फरोज को ज्यादा डीप ना किया जाए। तो एक ये हो गया। इसके बाद एक हमें एग्जांपल देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी का, ड्रिल। ये ड्रिल को भी पेयर ऑफ जाइंट ऑक्सिन से पुल किया जाता था, और ये सीड्स को प्लांट करने में ड्रिल हेल्प करता था। लेकिन सीड्स प्लांट करने का जो मेन मेथड यूज किया जाता था वो था ब्रॉडकास्टिंग, जो कि एक मैनुअल मेथड था कि हाथ से सीड्स को छिड़का जा रहा है और प्लांट किया जा रहा है। इसके बाद होइंग और वीडिंग। होइंग यानी कि सॉइल की टॉप लेयर को ब्रेक करना, और वीडिंग यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को निकालना। इसको करने के लिए एक नैरो, एक पतला आयरन ब्लेड का टूल यूज किया जाता था जिसका वुडन हैंडल होता था, और इनसे ये दोनों काम किए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या क्रॉप्स उगाए जा रहे थे। कुछ जगह होती थी जो कि एकदम एरिड जोन्स है, जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती या फिर बंजर जमीन है, तो वहां के अलावा ज्यादातर जो एरिया था वहां पे 2 साइकिल्स में 2 सीजन्स होते थे जहाँ पे कल्टीवेशन होता था। एक है खरीफ और दूसरा है रबी। इनमें हमें एक चीज समझ में आ गई कि साल भर में 2 क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, किसी जगह पर बहुत अच्छी रेनफॉल होती है या फिर किसी जगह पर एकदम अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो वहां पे 3 सीजन्स में क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा होता था। तो एक चीज क्लियर है कि एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें वैरायटी भी बहुत देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आइंस के थ्रू हमें पता चलता है कि आगरा के प्रोविंस में, जो मुगल प्रोविंस है, वहां पे 39 वैरायटीज के क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। दिल्ली में 43 और बंगाल में 50 वैरायटीज की राइस अकेली उगाई जा रही है। तो काफी वैरायटी है। लेकिन ये तो हो गए हमारे स्टेपल्स। हमारे अगर इंडिया की हम बात करें तो सिर्फ स्टेपल्स नहीं, कैश क्रॉप्स भी उगाए जा रहे थे। इसके बारे में भी हमें मेंशनिंग देखने को मिल जाती है। एक टर्म हमें इन सोर्सेस में मिलता है जिन से कामिल, लिटरली परफेक्ट क्रॉप्स, जो कि रेफर कर रहे हैं कैश क्रॉप्स को। जो मुगल स्टेट होता था वो कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए भी काफी सपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट किया करती थी।
इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, कॉटन, शुगर केन, इनको अच्छा एक जिन्स से कामिल का हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे उगाया जा रहा था, ये कॉटन उगाए जा रहे थे बहुत बड़े बड़े लैंड के पैचेस में, सेंट्रल इंडिया में और डेक्कन प्लेट्यू में। बंगाल में शुगर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही थी, शुगर केन से बन रही थी, तो शुगर केन का प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, ऑयल सीड्स फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड उगाया जा रहा था, लेंटिल्स यानी कि दालें उगाई जा रही थी। तो हमें एक चीज़ क्लियर देखने को मिलती है कि सब्सिस्टेंस और कैश क्रॉप्स दोनों का ही बैलेंस देखने को मिलता है, जो कि पेजेंट्स अपने लैंड होल्डिंग्स में उगा रहे थे। अब हमारे 17th सेंचुरी में कुछ नए क्रॉप्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, कहाँ से, बाहर की दुनिया से। फॉर एग्जाम्पल मेज, जो कि आया था अफ्रीका और स्पेन के थ्रू, और 17th सेंचुरी में हमारे इंडिया के वेस्टर्न जो इंडिया है उसका एक मेजर क्रॉप बन चुका था। इसके अलावा वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज, पोटैटोज, चिलीज, ये इंट्रोड्यूस की गई न्यू वर्ल्ड के थ्रू। न्यू वर्ल्ड क्या होता है, दो टर्म है, एक है न्यू वर्ल्ड और दूसरा टर्म है ओल्ड वर्ल्ड। जनरली ओल्ड वर्ल्ड से हम रेफर करते हैं यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन कंट्रीज को, और न्यू वर्ल्ड से हम रेफर करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को। तो जो ये है हमारे टोमेटोज, पोटैटोज, चिलीज और फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल और पपाया, ये सारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के नेटिव हैं और वहाँ से हमारे इंडिया तक पहुँचे। अब वैसे तो ये इंडिया में अमेरिकन लेके नहीं आए थे, टोमेटो हमारे पोर्टुगीज लेके आए थे, लेकिन ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो नेटिव हैं हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को, इसलिए यहाँ पे टर्म लिखा गया है न्यू वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने देख ही लिया है कि जो पेजेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, एक्टिवली डिसीजंस ले रहे हैं, उनके पास खुद का लैंड है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने का बहुत सारा काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये लोग कैसे हमारी जो मुगल सोसाइटी के थी उसके एग्रेरियन रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। हम बात करेंगे इन कल्टीवेटर्स के ग्रुप्स की, कैसे उनके बीच में डिविजन्स थे, उनके क्या रिलेशनशिप्स थे, क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ तो हमने देख ही ली है कि इंडिविजुअल ओनरशिप थी, लेकिन एक चीज़ है कि आपके पास खुद का लैंड है, आपके पास खुद के राइट्स हैं, आप इंडिविजुअल ओनर हो उस लैंड के। दूसरी चीज़ है कि सोशली आप एक बड़े नेटवर्क का भी पार्ट हो, आप सोसाइटी का भी पार्ट हो। तो हमें विलेज लेवल पे कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है। इन कम्युनिटीज़ के तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो हो गया ये यहाँ पे जो मेनली लोग रह रहे हैं हमारे कल्टीवेटर्स, दूसरा हो गया पंचायत जो कि इन लोगों को ऑर्गेनाइज करने का, डिसीजंस लेने का काम करती थी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और तीसरा हो गया विलेज का जो मुखिया होता था, विलेज हेडमैन, जिसको मुकद्दम या फिर मंडल भी बोला जाता था। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। अब हमारे इंडिया का तो हमें पता ही है कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कास्ट थे और इनको हायरार्किकली प्लेस किया जाता था। किसी कास्ट को हाई स्टैंडर्ड समझा जाता था, बाकियों को, बहुत सारों को लो क्लास माना जाता था। तो वो यहाँ पे भी हमें कल्टीवेटर्स के बीच में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो लैंड टेल कर रहे थे, इनमें से हमें देखने को मिलता है कि इनको एज मीनियल्स रखा जाता था, यानी कि इनको लो स्टैंडर्ड के जो काम होते थे, कुछ कामों को लो स्टैंडर्ड का माना जाता था, क्लीनिंग का या फिर इस तरीके के जो काम थे वो इनसे कराए जाते थे, या फिर एज एग्रीकल्चर लेबर रखा जाता था। इनके पास खुद के लैंड नहीं होते थे, ये किसी के अंडर में काम कर रहे होते थे। तो हमने पहले चैप्टर में देखा कि लैंड बहुत था, इन लोग को चाहते तो अलग लैंड दे सकते थे, इनको भी इक्वल स्टेटस पे रखा जा सकता था, लेकिन इनको फोर्स किया जाता था मीनियल टास्क करने के लिए। मीनियल टास्क का लिटरल मीनिंग होता है वो टास्क जिनके लिए ज़्यादा स्किल्स नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं वो टास्क जो लो लेवल से, लो स्टैंडर्ड से एसोसिएटेड होते हैं, वो टास्क इनको कराए जाते थे। इनको पॉवर्टी में रहने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि कास्ट सोसाइटी में ऐसा डिफरेंस हमें देखने को मिलते, भेदभाव हमें इंडिया में देखने को मिलती है। यहाँ पे अब सेंसस तो नहीं होता था, यानी कि हमें नहीं पता कि कितने लोग थे विलेज में एग्जैक्टली, कितने लोग क्या काम करते थे, जनगणना नहीं होती थी इस टाइम पे। लेकिन जो थोड़ा बहुत डेटा हमें मिला है उससे हमें पता है कि सोसाइटी का जो मेजर पोर्शन है उसको एज मीनियल्स या फिर एज एग्रीकल्चर लेबर रखा जाता था, उसको पॉवर्टी में रखा जाता था, और छोटा जो सेक्शन था वो ऊपर टॉप में रहता था, इन सबको डोमिनेट करता था। तो वही हमें कास्ट हायरार्की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्रेजेंट डे पे आपने एक टर्म सुना होगा दलित्स, दलित्स की तरह इन लोगों को उस टाइम पे ट्रीट किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ कम्युनिटीज को नीचे समझा जा रहा है, कोई कम्युनिटी ऊपर है। उन कम्युनिटीज के विद इन भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी उसमें भी डिविजन्स थे। कुछ कम्युनिटीज को लो स्टैंडर्ड का माना जाता था। एग्जाम्पल्स हलाल खुरान जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की एक ब्रांच थी, ये स्कैवेंजिंग का काम करते थे, यानी कि क्लीनिंग का, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का काम ये लोग करते थे। तो इनको जो विलेज की बाउंड्री होती थी उससे बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता था। अगेन कम्युनिटीज के विद इन डिस्क्रिमिनेशन है। सिमिलरली मलाजादास
लिटरली जिसका मीनिंग है बोटमैन के सन्स, इनको बिहार में स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन था कम्युनिटीज के विद इन पहुंच चुका था। अब हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है कि हमारे जो सोसाइटी का जो सबसे लोएस्ट स्टेटा था, जो सबसे लोएस्ट लेवल थी, वहां पे एक कोरिलेशन है कि सबकी जो लाइफ है वो पुअर कंडीशंस में चल रही है, सब पुअर है, प्लस जो कास्ट है वो सबकी लो मानी जाती है, प्लस सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है, वो सबका लो माना जाता है। तो यहाँ पे हमें रिजिडिटी में देखने को मिलती है कि सभी पुअर हैं, सभी की कास्ट लो है, सभी का सोसाइटी में स्टेटस लो है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट लेवल्स थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमें फ्लूइडिटी देखने को मिली है। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमें एग्जाम्पल्स मिले, मारवाड़ में एक बुक लिखी गई थी 17th सेंचुरी में, उसमें हमें राजपूत का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। राजपूत के बारे में बताया गया है कि एज पेजेंट्स वर्क कर रहे थे। अब वैसे तो राजपूत को हाई स्टेटस का होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे जाट्स के साथ, जो सोसाइटी में इनके कंपैरेटिवली लो माने जाते थे। अब लो और हाई वाले सेम स्पेस शेयर कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे थोड़ी फ्लूइडिटी थी, जो हेराकी बेसिस पे जो डिवीजन था वो एकदम रिजिड नहीं था। और भी एग्जाम्पल है, जो गौरव थे वृंदावन में कल्टीवेशन का काम करते थे, ये बोलते थे कि भाई हम तो राजपूत हैं, राजपूत स्टेटस सीख करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो कास्ट थी वो कई बार ऊपर बढ़ने की कोशिश करती थी। अहीर्स, गुज्जर्स और मालीस, ये लोग कैटल रियरिंग और हॉर्टिकल्चर कर रहे थे। ये काम काफी ज्यादा सोसाइटी में प्रॉफिटेबल होने लगा। तो सिंस ये लोग अर्न अच्छा कर रहे थे, इनका स्टैंडर्ड सोसाइटी में थोड़ा बढ़ गया, स्टेटस सोसाइटी में बढ़ गया। इसके अलावा फिशिंग और पेस्टोरल एक्टिविटीज, यानी कि जानवर वगैरह पालने वाली एक्टिविटीज करने वाली जो इंटरमीडिएट कास्ट थी, जैसे कि सदगोप हो गए, कैवर्थ हो गए, इन लोग का सोसाइटी में जो स्टेटस था वो अब धीरे धीरे पेजेंट्स की तरह होने लगा था। तो हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे काफी ज्यादा फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जो पंचायत थी उनकी। जो विलेज की पंचायत होती थी, वो विलेज के एल्डर्स की एक असेंबली होती थी, और इसमें विलेज के जितने भी वो लोग हैं जो पावरफुल फिगर्स हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स है सोसाइटी के, उन सभी को पार्टिसिपेशन मिल जाता था। विलेजेस में मिक्स्ड कास्ट भी रहती थी, अलग अलग कास्ट रहती थी। तो ये जो पंचायत होती थी जनरली हेट्रोजीनस बॉडीज होती थी, जिनमें सारे अलग अलग कम्युनिटीज को, अलग अलग कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलता था। ये ओलिगार्कीज है, यानी कि इन कुछ लोगों के पास पावर्स होती थी जो पूरे विलेज के लिए डिसीजंस लेते थे, सबको मानने पड़ते थे। जो पंचायत होती थी इनमें अलग अलग कास्ट हमें देखने को मिल गई हैं। कम्युनिटीज का हमने देख लिया कि भाई अलग कास्ट और कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता था। लेकिन ये जो सबसे लोएस्ट लेवल के लोग थे, जो मीनियल वर्कर्स थे, जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता हो ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है। और डिसीजन जितने भी पंचायत लेती थी वो सारे विलेज के मेंबर्स जो होते थे उन सभी को मानना पड़ते थे। जो विलेज का हेड होता था, हेडमैन, उसके लिए टर्म हमने देख लिया है मुकद्दम होता था या मंडल होता था। अब कुछ सोर्सेस बताते हैं कि जो विलेज के एल्डर्स होते थे इनके बीच में कंसेंसस के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता था, यानी कि विलेज के एल्डर्स ने बोल दिया चलो इसको हमें हेडमैन बना देना चाहिए, तो उसको बना दिया जाता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जमींदार की परमिशन भी लेनी पड़ती थी। भैया देखो इसको हम बनाना चाहते हैं, जमींदार अगर बोलता था कि हाँ ठीक है बना दो, तो वो इंसान हेडमैन बन जाता था। अब हेडमैन कितने दिन तक हेडमैन रहता था? जब तक उसको विलेज के एल्डर्स का सपोर्ट मिल रहा है। अगर एल्डर्स ने बोला कि नहीं भाई इसको हटाना है, तो उसको हटना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसके काम क्या क्या रहते थे। इसका मेन काम है जो विलेज के अकाउंट्स है उनको सुपरवाइज करना, यानी कि विलेज का कितना अर्निंग हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इन सब चीजों को सुपरवाइज करना। और इसको असिस्टेंस मिलती थी जो विलेज के पंचायत का पटवारी होता था, यानी कि जो अकाउंटेंट होता था उसकी। और जो इंसान मंडल बनता था उसके हाथ में पावर्स आती थी, तो कई बार मिसयूज भी करता था। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, कई बार ये लोग जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको कम बता दिया, अपने जेब में डाल लिया, अपने लैंड से कम रेवेन्यू असेस करवा लिया, बाकियों को ज्यादा रेवेन्यू दिलवा रहे हैं। ऐसी करप्ट हरकतें भी करते रहते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट कहाँ से होता था? एक कॉमन फाइनेंशियल पूल होता था जिसमें सारे इंडिविजुअल्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते थे और वो विलेज का फंड बनाता था। ये फंड यूज कहाँ होता था? एक काम तो हो गया, जो विलेजेस में स्टेट के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स वगैरह आते थे, ये टाइम टू टाइम आते रहते थे, तो इनका नाश्ता पानी कराना है, इनका एंटरटेनमेंट कराना है, उसके लिए। इसके अलावा वेलफेयर एक्टिविटीज करवाने में एक्सपेंसेस होते थे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह, जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया, तो उनसे डील करने के लिए यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है टाइडिंग ओवर। ये इडियम का मतलब यहाँ पे
की जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है उनसे सर्वाइव करने के लिए फंड्स यूज किए जाते थे। और भी एक चीज़ है कि जो इंडिविजुअल पेजेंट्स है उनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो बंद यानी कि एम्बैंकमेंट्स वगैरह बना सके, फिर कैनाल वगैरह डिग करवा सके, तो इसलिए भी ये लोग फाइनेंशियल पूल में पैसा डाल के खुद के लिए एज कम्युनिटी ये सब चीजें बनवा लिया करते थे। हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट बैरियर्स भी थे, बहुत सारे कास्ट के नॉर्म्स थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप लोअर वाले हो तो ये नहीं करो, आपकी शादियां ऐसे होना चाहिए, बहुत सारे नॉर्म्स थे। तो ये सारे नॉर्म्स को भी चेक करने का काम किसका था? विलेज की पंचायत का, कि कोई भी ये जो कास्ट बाउंड्रीज है उनको एक्सीड ना करे। हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न इंडिया में कि जितनी भी मैरिजेस होती थी वो मंडल की प्रेजेंस में की जाती थी। तो मंडल्स का, इन विलेज पंचायत का एक काम ये भी था कि मैरिजेस सही रूल्स को फॉलो करते हुए हो रही हैं। इसके अलावा जितने भी विलेज के मेंबर्स हैं, ये मंडल का काम होता था, हेडमैन का काम होता था कि आप देखो कि ये कोई भी जो नॉर्म्स है सोसाइटी को उनको ऑफेंड ना करे। तो ये काम भी इनका हो गया। पंचायत के पास पावर्स भी थी कि अगर मान लेते हैं कोई कास्ट नॉर्म्स को ब्रेक करता है तो आप उनके ऊपर फाइन्स चार्ज कर सकते हो। कई बार सीरियस पनिशमेंट्स भी दी जाती थी कि भाई आपको सोसाइटी से ही, कम्युनिटी से निकाल दिया, अब आपको निकाल दिया गया है तो अब आप थोड़े टाइम के लिए विलेज का मेंबर नहीं हो, आपका जो प्रोफेशन है अभी आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी जो सीरियस पनिशमेंट होती थी ज्यादातर कुछ टाइम के लिए दी जाती थी कि भाई इतने टाइम तक आपको पनिश किया गया है, आप बाहर रहिए, काम छोड़िए। और ये क्यों किया जाता था? ताकि फ्यूचर में जो कास्ट नॉर्म्स है इनको कोई भी ब्रेक ना करे। अब एक चीज तो हो गई हमारी विलेज पंचायत, लेकिन इसके साथ साथ जाति पंचायत भी सोसाइटी में थी और इनके पास भी सोसाइटी में काफी सारी पावर्स थी। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की अपन अगर बात करें तो जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे उनको आर्बिट्रेट करने का काम, आर्बिट्रेट यानी कि बेसिकली आज की डेट में जो कोर्ट्स काम करते हैं वो ये लोग करते थे, जजमेंट लेने का काम, डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम ये लोग कर लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अलग अलग कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो उनको आर्बिट्रेट करने का काम, अगर कोई बोला कि भाई एक ही पीस ऑफ लैंड है, 2 या 3 लोग बोला कि ये हमारा है, ये हमारा है, तो उसमें डिसीजंस लेते थे, सेटलमेंट्स कराने का काम करते थे। मैरिजेस में मेक श्योर करते थे कि भाई किसी कास्ट के जो नॉर्म्स है उनके हिसाब से मैरिजेस हुई है या नहीं, फिर किसको रिचुअल प्रेसिडेंस मिलेगी। अब हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा था ना, हायरार्की थी भाई कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट। तो मान लेते हैं कोई रिचुअल परफॉर्मेंस किया जा रहा है, रिचुअल फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो वहाँ पे किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, कौन इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, इसका डिसीजन भी इन जाति पंचायत में हो जाता था। तो बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स के अलावा जितने भी मैटर्स होते थे वो सारे ये जाति पंचायत उन सब से डील कर लेती थी और इनके जो डिसीजंस होते थे उनको स्टेट भी रिस्पेक्ट किया करती थी। हमें आर्काइवल रिकॉर्ड्स मिले हैं राजस्थान के और महाराष्ट्र के, जहां पे हमें पिटिशंस देखने को मिली है कि जो सोसाइटी के लोअर स्टेटा वाले लोग थे वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज कराया जा रहा है, या फिर जो सुपीरियर्स हैं, हाई क्लास वाले लोग हैं, वो हमसे अनपेड लेबर करवा रहे हैं, बेगार करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरीके के कंप्लेंट्स इन यहाँ पे पंचायत में देखने को मिलती हैं। ये जो पिटिशंस होती है जनरली जो विलेज के लोअर स्टेटा के लोग थे वो करते थे हायर स्टेटा वाले लोगों के अगेंस्ट। यहाँ पे टर्म यूज किया गया है लोएस्ट रंग्स। रंग का लिटरल मीनिंग होता है जो सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं ना वो, लेकिन यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली यूज किया गया है कि जो लोएस्ट रंग के जो सेक्शन के जो लोग थे वो कंप्लेंट करते थे। ये जो टर्म्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। आपके आंसर्स में अगर आप ये टर्म्स यूज करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो पिटिशंस होती थी कई बार इंडिविजुअल्स करते थे, कई बार हमें देखने को मिलता है कि कलेक्टिवली की जाती थी। जो कम्युनिटीज थी वो मिलकर कंप्लेंट करती थी किसी सुपीरियर के अगेंस्ट। जो भी उनको लगता था कि भाई इलेजिटिमेट डिमांड है, कोई एलिट ग्रुप है, कोई जमींदार है या फिर कोई स्टेट का ऑफिशियल है, वो कुछ गलत कर रहा है, हमारे अगेंस्ट कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए वो लोग कम्युनिटीज पिटिशंस कर देती थी। इनमें जनरली क्या होता था, टैक्स डिमांड्स की, हाई टैक्स डिमांड मांगा जा रहा है तो उसके लिए कंप्लेंट कर देते थे। जब ड्रॉट आता था या फिर कोई डिजास्टर फ्लड वगैरह आता था तो ये जो हाई टैक्स डिमांड थी वो पेरेंट्स के लिए बहुत खतरनाक हो जाती थी, उनका सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाता था। तब ऐसी पिटिशंस हमें देखने को मिलती हैं। जो पिटिशनर्स है इनका मानना था कि ट्रेडिशनली हमें सर्वाइवल के जो बेसिक मिनिमम है इतना तो प्रोवाइड किया ही जाना चाहिए, तो इसलिए ये लोग कंप्लेंट करते थे कि यार इस बेसिक मिनिमम को आप हमसे नहीं छीन सकते। और इनका मानना था कि जो पंचायत है ये हमारे लिए कोर्ट ऑफ अपील है जो कि हमें जस्टिस प्रोवाइड कराएंगी। ये मेक श्योर करेंगी जो स्टेट है, जो ऑफिशियल्स है, जो जमींदार है, वो अपनी मोरल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें, हमें जस्टिस प्रोवाइड करें। हमें जो डिसीजंस देखने को मिलते हैं कोर्ट्स के वो कभी भी वेराई कर सकते थे। लोअर के कास्ट के जो ग्रुप्स थे, वो पेजेंट्स वगैरह जो लोग थे, वो जमींदार के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट और जो हमारे पावरफुल फिगर्स हैं उनके अगेंस्ट पिटिशंस करते थे। लेकिन डिसीजंस चेंज होते रहते थे, ऐसा कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं थे कि ऐसा ही डिसीजन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
जब रेवेन्यू डिमांड्स जब हाई होते थे उसकी कंप्लेंट देखने को मिलती है, तो पंचायत जनरली क्या करती थी कि एक कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करती थी कि भाई एक सेटलमेंट हो जाए कि भाई आप थोड़ा कम कर लो, आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती थी। मान लेते हैं रिकन्सिलेशन जो सेटलमेंट्स है उस पर नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करते थे जो पेजेंट्स है वो खुद से एक्शन ले लेते थे। पेजेंट्स बोलते थे कि ठीक है भाई, हम विलेज छोड़ के चले जाएंगे। क्या था ना कि इन पेजेंट्स के पास एक ऑप्शन था, लैंड की कोई कमी तो नहीं थी, कहीं पे भी जाके कल्टीवेशन कर सकते थे। कमी किसकी थी? जो लेबर है उसकी। तो लेबर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, तो अक्सर जब इनको जस्टिस नहीं मिलता था तो यही एक्शन इनको लेना पड़ता था। जो कल्टीवेटर्स थे जो विलेज छोड़ के ही बाहर निकल जाते थे। हमारे विलेज में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस किए जा रहे थे, यानी कि हम ये उगा रहे हैं, आप ये बना रहे हो, अपन बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। तो अलग अलग प्रोड्यूसर्स इस तरीके से एक्सचेंजेस करते थे। हमें पता चलता है मराठी डॉक्यूमेंट्स और विलेज सर्विसेज जो ब्रिटिश रूल के टाइम में किए गए थे उनके थ्रू, कि बहुत सारे आर्टिजन्स हमारे विलेजेस में थे। कई बार अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द हाउस होल्ड थे जो विलेजेस के, वो आर्टिजनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है, जो डिवीजन है आर्टिजन और पेजेंट्स का, कल्टिवेटर्स का, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड था। कई लोग दोनों काम कर रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल्स, कल्टिवेटर्स जो फैमिलीज थी, ये ऑफ सीजन पे, ऑफ टाइम पे जो प्रोडक्शन का काम है वो भी कर रहे होते थे, डाइंग का, टेक्सटाइल में प्रिंट करने का, पॉटरी को बेक या फायर करने का, या फिर जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो टूल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे, उनको रिपेयर करने का, उनको बनाने का। अब क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है थोड़ा सीजनल काम है, मान लेते हैं आपने सोइंग कर दी, उसके बाद वीडिंग के पहले काफ़ी टाइम है जहाँ पे आपके पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा लल पीरियड है, या फिर हार्वेस्टिंग के बीच में, तो ये जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसमें ये लोग बाकी प्रोडक्शन के काम भी कर लिया करते थे। अब विलेज आर्टिजन्स में कौन कौन आ गए? पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ्स, बार्बर्स। ये लोग अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बदले में इनको कुछ दे दिया जाता था। ज्यादातर इनको क्या मिलता था? हार्वेस्ट का एक शेयर दे दिया गया है, या फिर लैंड का एक पीस दे दिया गया है। लैंड का कोई कल्टीवेबल वेस्ट है, यानी कि वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है लेकिन अभी खाली पड़ा हुआ है, तो वो इनको दे दिया जाता था एज रिम्यूनरेशन यानी कि एज पेमेंट इनके वर्क के लिए, इनके सर्विसेज के लिए। पंचायत जो होती थी, इट इज लाइकली कि ये लोग डिसीजन लेते होंगे कि क्या एक्सचेंज होने चाहिए, कितना पेमेंट करना चाहिए किस चीज के लिए। महाराष्ट्र में हम एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि जो आर्टिजन्स थे इनकी खुद की होल्डिंग्स होती जा रही थी, लैंड हेरिडिटरी होल्डिंग्स होती जा रही थी। इनको मिरास या वतन बोला जाता था, वो लैंड जो इनको दिया गया है इनके वर्क के लिए। इसी सिस्टम का हमें एक वेरिएंट देखने को मिलता है। बेसिकली कई जगहों पे क्या होने लग गया था कि एक नेगोशिएशन कर लेते थे ये लोग, पेजेंट्स के हाउस होल्ड्स और जो आर्टिजन्स हैं इनके बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि आप हमें इतना देना, ये देना, हम आपको ये देंगे, इतना देंगे। इसी सिस्टम को बाद में जजमानी सिस्टम बोला गया। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं 18th सेंचुरी के जो जमींदार बंगाल के थे उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये गोल्ड स्मिथ्स, कारपेंटर्स और ब्लैक स्मिथ्स को हायर करते थे और उनके साथ नेगोशिएशंस में होते थे कि भाई आप हमें ये सर्विसेज दो, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? डेली अलाउंस, यानी कि डेली हम आपको कुछ पैसा देंगे, और डाइट मनी, यानी कि हम आपको खाने पीने के लिए भी पैसा दे देंगे। तो इसी को बाद में जजमानी बोला गया। लेकिन इस टाइम पे 16th और 17th सेंचुरीज में इसको जजमानी सिस्टम नहीं बुलाया जाता था, ये टर्म बाद में आया। तो हमें इन सब चीज़ों के थ्रू पता चलता है कि भाई किस तरीके से रिलेशंस पूरे मेंटेन किए जा रहे थे, क्या एक्सचेंजेस सोसाइटी में हमारे हो रहे थे। तो कैश पेमेंट का सिस्टम था, ये भी कंप्लीटली बाहर नहीं था, कैश पेमेंट भी किया जाता था या फिर काइंड में भी पेमेंट किया जा रहा होता था। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे समझें कि जो विलेज कम्युनिटीज है इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी सोसाइटी में। तो हम पीओवी देखते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। 19th सेंचुरी में ये लोग मान रहे थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स, कि ये जो विलेजेस हैं ये लिटिल रिपब्लिक्स की तरह हैं, खुद से वर्क कर रहे हैं, खुद से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कोर्ट सेटअप है इनके, जस्टिस खुद से कर रहे हैं, इनमें भाईचारे की फीलिंग है, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, कलेक्टिव लेबर का यूज़ करते हैं। इस तरीके से ब्रिटिशर्स इनको देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे रूरल इजैलिटेरियज्म नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि सारे लोग इक्वल हैं, एक रिपब्लिक है जहाँ पे सबको इक्वल रिसोर्सेज बट गया है, नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप थी। कुछ लोग सोसाइटी में हाई स्टेटस के थे, इनके पास ज़्यादा लैंड था, इनके पास सोसाइटी में ज़्यादा पावर्स थी, बड़े बड़े जमींदार हो गए, पावरफुल फिगर्स हो गए। इसके अलावा कुछ सेक्शन ऐसा था जो वीकर सेक्शन था, जिसको ये हाई पावर वाले लोग एक्सप्लॉइट करते थे, डोमिनेट करते थे। और सोसाइटी में ज़्यादातर जो रूरल लेवल के डिसीजंस है वो भी जो पावरफुल सेक्शन था, डोमिनेंट सेक्शन था, हाई कास्ट वाला, हाई स्टैंडर्ड वाला, वो ले रहा था। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि कैश नेक्सस डेवलप हो चुका था, यानी कि अब जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे थे काफ़ी हद तक कैश में हो रहे थे। मुगल के जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे वहाँ पे जो रेवेन्यू असेस करने के बाद कलेक्ट किया जाता था वो भी मेनली
कैश में किया जाता था। इसके अलावा जितने आर्टिजन्स थे, वीवर्स वगैरह हो गए, ये लोग एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अपने प्रोड्यूस करते थे और उसके बदले में जो एडवांस पेमेंट्स मिलते थे या फिर जो वेजेस मिलते थे वो इनको जनरली कैश में मिल रहे होते थे। कॉटन, सिल्क, इंडिगो प्रोड्यूसर्स जो थे कि इनके जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो भी कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं विमेन हमारी एग्रेरियन सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही थी। जनरली जब भी हमने इसके पहले हिस्ट्री में विमेन की बात करी है तो हमने एलीट क्लास की बात करी है। अब हम रूरल वर्ल्ड में देखेंगे और ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। किसी भी सोसाइटी में मैन वेमेन अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। अगर हम हमारे इंडियन रूरल सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे इस पीरियड में मैन के साथ विमेन शोल्डर टू शोल्डर फील्ड्स में काम कर रही थी। मैन टिलिंग और प्लाउइंग का काम करते थे तो विमेन सीड को सो करने का, वीडिंग करने का, थ्रेशिंग और विनोइंग करने का काम कर रही होती थी। थ्रेशिंग और विनोइंग टर्म्स नए आए हैं, मैं समझा देता हूँ। जो मान लेते हैं वीट का क्रॉप है तो क्रॉप से एडिबल पार्ट को अलग करना हो गया थ्रेशिंग, और फर्दर उसी में हस्क और स्ट्रॉ वगैरह जो है उसको रिमूव करना हो गया विनोइंग। ये बेसिकली एडिबल पार्ट हम अलग कर रहे हैं। तो विमेन भी फील्ड में काम कर रही थी और जैसे जैसे न्यूक्लिएटेड विलेजेस बन रहे थे, कॉम्पैक्ट विलेजेस बन रहे थे, काफी डेंस विलेजेस बन रहे थे जहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप थी, तो अब क्या हो रहा था, लोगों के पास खुद का लैंड था तो जो पूरा हाउस होल्ड है वो अपने रिसोर्सेज पे मिलकर काम कर रहा होता था। तो इसलिए जो विमेन और मैन के बीच में जो जेंडर सेग्रीगेशन होता है कि मैन बाहर काम करेंगे, विमेन घर के अंदर काम करेंगी, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे पूरा हाउस होल्ड लगा होता था काम में, तो विमेन भी मैन के साथ फील्ड्स में काम कर रही होती थी, विमेन भी मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती थी। हालांकि यहाँ पर भी जो डाइसेस होते हैं विमेन के बायोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड वो चल रहे थे। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को अलाउ नहीं किया जाता था कि आप प्लाव को टच करो या फिर पॉटर्स के व्हील को टच करो हमारे वेस्टर्न इंडिया में। सिमिलरली बंगाल में जो बीटल लीव्स के ग्रूव्स होते हैं, पान के जो ग्रूव्स होते हैं, वहाँ पे मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को एंटर करने नहीं दिया जाता था। तो ये हमारी सोसाइटी में था। इसके अलावा आर्टिजनल वर्क्स में भी विमेन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी। यार्न स्पिन करना, पॉटरी के लिए जो क्ले होता है उसको सिफ्ट यानी कि उसको साफ करना, उसको नीड करना, ये काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, इसमें विमेन का लेबर जो फोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था और मेनली जो प्रोडक्शन था वो विमेन फोर्स पे ही डिपेंडेंट था। तो जितना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो कमर्शियलाइज होता था उतना ज़्यादा विमेन के फोर्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही होती थी। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, फील्ड्स पे भी काम कर रहे हैं, आर्टिजनल वर्क्स भी कर रहे हैं, और अपने घर में नहीं, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसके घर पे जाके या फिर मार्केट में जाके भी ये विमेन्स काम कर रही थी। विमेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स समझा जाता था। क्यों? क्योंकि एक लेबर फोर्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी और विमेन है चाइल्ड बेयर्स हमारी सोसाइटी की, तो हेंस विमेन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी और इनको एज अ रिसोर्स देखा जा रहा था सोसाइटी में। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, यानी कि काफ़ी सारी डेथ्स होती थी। किस रीज़न से? माल न्यूट्रिशन, फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ के कारण बहुत सारी डेथ्स हो रही थी। तो वाइफ्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज सोसाइटी में होने लग रही थी। तो अगेन जो रूरल एलिट्स का जो क्लास था उनसे जस्ट ऑपोजिट सीन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ट्रेडिशंस वगैरह डेवलप हो रहे थे वो एकदम अलग थे। यहाँ पे जो मैरिज के टाइम पे डाउरी नहीं देना है बल्कि आपको एक ब्राइड प्राइस पे करना है क्योंकि विमेन की ही शॉर्टेज है। यहाँ पे विडोड वुमेन हो चाहे डिवोर्सी हो, आप उनसे मैरिज करोगे तो उसको लेजिटिमेट समझा जाएगा, इनको अपोज नहीं किया जा रहा था। अब सिंस रिप्रोडक्टिव फोर्स विमेन थी, विमेन को फॉर द सेक ऑफ फियर ऑफ लूजिंग देम कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जाती थी। जो मेल सेक्शन होता था वो इस तरीके से सोसाइटी में नॉर्म्स बनाता था कि इनको कंट्रोल में रखा जाए। जो हमारे हाउस होल्ड जो गृहस्थी थी उसका जो हेड होता था वो एक मेल होता था और ये हेड भी और पूरी कम्युनिटी भी कोशिश करती थी विमेन को कंट्रोल करने की। हमें देखने को मिलता है अगर विमेन पे कोई केस होता है इनफिडेलिटी का, यानी कि विमेन अपने पार्टनर की तरफ अनफेथफुल होती है, तो उसको ड्रैकोनियन पनिशमेंट यानी कि काफ़ी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले वेस्टर्न इंडिया से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के। इन पिटिशंस में विमेन ने केस फाइल किया है, विमेन ने पिटिशन करी है विलेज पंचायत से कि आप हमें जस्टिस दिलवाइए, हमारा जो हस्बैंड है वो हमारी तरफ फेथफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मेल इनफिडेलिटी को उतना पनिश नहीं किया जाता था। हालांकि विमेन की कंप्लेंट्स हमें ये भी देखने को मिल रही है कि विमेन कंप्लेंट करती है कि जो हमारा हस्बैंड है वो नेग्लेक्ट कर रहा है हमको या फिर हमारे चिल्ड्रन को, हाउस होल्ड्स की तरफ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर वो लिव अप नहीं कर रहा है। तो इनके अगेंस्ट हमें इंटरवेंशन देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सुपीरियर कास्ट ग्रुप्स हो, वो इंटरवीन करते थे जब जो हस्बैंड है वो अपनी हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल नहीं कर रहा है।
हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पिटिशंस होती थी, जो रिकॉर्ड्स होते थे पंचायत के, इनमें विमेन का नाम नहीं मेंशन किया जाता था, बल्कि उनको इस तरीके से रेफर किया जाता था कि मदर ऑफ एक्स वाई जेड या फिर सिस्टर और वाइफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो उनको जो मेल होते थे उनके नाम से रेफर किया जाता था कि इनकी बहन है, इनके भाई है, सॉरी इनकी बहन है, इनकी मदर है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं था कि पूरे सेक्शन में विमेन की यही कंडीशन थी। जो लैंडेड जेंट्री थी, यानी कि वो क्लास जिनके अंडर में काफी ज्यादा लैंड था, जो पावरफुल सेक्शन थे सोसाइटी के, वहां पे तब भी जो विमेन की कंडीशन थी वो काफी बेटर थी। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही होती थी। पंजाब का हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिले कि चाहे वो वाइफ हो किसी की या फिर विडो हो, वो पार्टिसिपेट करती थी हमारे मार्केट्स में, लैंड को परचेज कर रही होती थी, सेल कर रही होती थी। तो क्लियरली इनके पास प्रॉपर्टी के राइट्स थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम विमेन हो, इनके पास जमींदारी होल्ड करने के राइट्स होते थे, जिसको वो बेचती भी थी, मॉर्टगेज यानी कि गिरवी भी रख रही होती थी मार्केट में। तो इनका पार्टिसिपेशन था। विमेन में बंगाल में हमें विमेन जमींदार देखने को मिले हैं। हमें ये भी देखने को मिला है कि जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट 18th सेंचुरी की जमींदारी थी, राजशाही जमींदारी, ये एक विमेन के हैंड यानी कि विमेन के कंट्रोल के अंडर थी। इस साइड में आप इमेजेस देख सकते हैं, यहाँ पे विमेन काम कर रही हैं, ऊपर फतेहपुर सिकरी में काम कर रही है कंस्ट्रक्शन में, ये स्पिनिंग का काम विमेन कर रही है। तो विमेन काफी ज्यादा रोल प्ले कर रही थी हमारी सोसाइटी में। अब हम बढ़ते हैं हमारी सोसाइटी के फॉरेस्ट की तरफ और ट्राइबल पीपल की तरफ। अब पूरे इंडिया में तो ऐसा नहीं था ना कि सेडेंटरी एग्रीकल्चर की एक जगह पर सेटल हो गए, वहां पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हो, नहीं। हाँ, हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज जो थे इंडिया के, वहाँ पे काफ़ी इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा था। लेकिन इसके अलावा पूरे इंडिया में कई जगहों पर डेंस फॉरेस्ट थे, कई जगहों पे स्क्रबलैंड यानी कि झाड़ियाँ वगैरह के एरियाज थे बहुत बड़े बड़े। तो ये भी थे, इनमें भी लोग रहते थे। ये पूरे इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जब हम बात करें तो 13 रीजन जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर में, वहाँ पे उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। झारखंड रीजन, पेनिनसुलर रीजन में, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू, इन पूरे जगहों पे हमें फॉरेस्ट लैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कितना परसेंट एट एन एवरेज फॉरेस्ट कवर में था, तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, इतनी रिसर्च उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन जो सोर्सेस हमें मिलते हैं उस टाइम के, उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अबाउट 40% जो एरिया था वो फॉरेस्ट कवर्ड था। फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनको जंगली टर्म से डिनोट किया जाता था उस टाइम के टैक्स में भी। आज की डेट में हम जंगली किसको बोल देते हैं? जो अनसिविलाइज्ड है। लेकिन पहले ऐसे टर्म इसको यूज नहीं किया जाता था। पहले जो भी फॉरेस्ट में रह रहा था, वहां पे हंटिंग कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन कर रहा है, उसको जंगली बुलाया जाता था। ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की एक्टिविटी है काफी ज्यादा सीजन स्पेसिफिक है। यहाँ पे हमें भील एक कम्युनिटी है, उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इन लोगों ने सीजन्स को डिवाइड कर लिया था कि स्प्रिंग के टाइम पे कलेक्टिंग करेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, समर के टाइम पे फिशिंग, मानसून के टाइम पे कल्टीवेशन, ऑटम और विंटर के टाइम पे हंटिंग करेंगे। और ये ऐसा नहीं था कि एक बार, ये हमेशा इसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते थे। और इससे लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल भी थे, एक जगह पर रुके नहीं है, जैसी ज़रूरत पड़ी, जैसा मौसम पड़ा, उसके हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाते थे। ये जो मोबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर होता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। लेकिन फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट एरियाज थे, उसको वो काफ़ी ज़्यादा सबवर्सिव प्लेस लगती थी हमारी स्टेट को। जो मुगल पावर थी उसका कहना था कि भाई ये एक ऐसा रीजन है जो हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रबल मेकर्स है, जिनको रेवेन्यू नहीं देना, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे जाके रेफ्यूज सीख करते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बाबा ने भी ऐसा ही कुछ बोला था कि यहाँ पे जो लोग घुस जाते हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं जो लोग, ये वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस हैं, कोई टैक्स नहीं देते हैं, इनको मैनेज करना मुश्किल है। अब हमारे फॉरेस्ट में भी एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर कर रहे थे। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है भाई? हमारा जो स्टेट है, मुगल स्टेट, ये यहाँ पे क्यों आ रहे थे? ये फॉरेस्ट से एलिफेंट्स कलेक्ट करना चाहते थे अपनी आर्मीज के लिए। एक इन्होंने तरीका क्या निकाल लिया था कि आप, ये फॉरेस्ट ड्वेलर से बोलते थे, आप पेशकश की तरह, यानी कि आप हमें जो ट्रिब्यूट दोगे उसमें आप हमें एलिफेंट सप्लाई कर देना हमारी आर्मी के लिए। मुगल्स में हंटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बोला गया है कि जो हंटिंग है वो सिंबॉलिक है इस चीज़ का कि जो मुगल एम्परस है, जो मुगल स्टेट है, वो रिच पुअर सबका ध्यान रख रही है। अब ये कैसे? तो कोर्ट हिस्टोरियंस इसका आंसर देते हैं कि हंटिंग एक्सपीडिशंस करते थे किंग वगैरह, अपने जो एम्पायर उसमें दूर दूर तक जाते थे, अपनी फॉरेस्ट वगैरह में जाते थे और जो इनहेबिटेंट्स हैं उनसे पर्सनली मिलते थे, उनके प्रॉब्लम्स देखते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे और रिच और पुअर सबके लिए इक्वली उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। तो ये बताया गया है कि हंटिंग इस तरीके से सिंबॉलिक वैल्यू होल्ड करता था। तो ऐसी हमें इमेजेस भी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। ये शाहजहां जी हैं जो हंटिंग कर रहे हैं नील गाय की, और इन इमेजेस में अक्सर
ऐसे भी सिंबल्स डाले जाते थे कि दिखे कि भाई जो इनका एम्पायर है इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मनी है, काफ़ी ज़्यादा पीस है। तो इस तरीके से सिंबॉलिक वैल्यू की तरह इस हंटिंग को, हंटर एक्सपेडिशंस को देखा जाता था। ये जो बॉक्स है इसमें एक पोएम लिखी हुई है, इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर भी किया जा रहा था। इसके बाद ये वाले बॉक्स में ट्रेड के बारे में बताया गया कि हिल ट्राइब्स और प्लेन्स के बीच में ट्रेड हो रहा था। अब ये बॉक्स आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के बीच में मैं आपको पोएम वोएम पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि हम बढ़ेंगे हमारे चैप्टर के ऊपर। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा था। अब हमारे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, हनी हो गया, बीज वैक्स हो गया, गम लैक, बीज वैक्स यानी कि जो बीज जो वैक्स प्रोड्यूस करती हैं, गम लैक, लैक एक इंसेक्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है। ये सारे ग्रेट डिमांड में थे और इनको मार्केट में अब बेचा जा रहा था। स्पेशली जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है गम लैक का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था जिसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। सिमिलरली एलिफेंट्स फॉरेस्ट में होते थे, इनको अब कैप्चर किया जा रहा था, इनको मार्केट में सेल किया जा रहा था। तो अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होने लग गई थी। ट्रेडिंग में कई बार कैश का भी हमने एग्जांपल देख लिया, और यहाँ पे बाटा सिस्टम भी यूज़ किया जा रहा था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज किया जा रहा था। कुछ ट्राइब्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल लोहानी जो ट्राइब है पंजाब का, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था ट्रेड में। ये ओवरलैंड ट्रेड का था इंडिया और अफगानिस्तान में, एंड इन द टाउन कंट्री ट्रेड इन पंजाब इटसेल्फ। जब भी टर्म आएगा ना टाउन कंट्री ट्रेड, याद रखना, टाउन मतलब जो टाउन एरियाज है, कंट्री मतलब जो हमारे कंट्री साइड है, जो रूरल एरियाज है, उनको कंट्री से रेफर यहाँ पे किया जाता है। फिर सोशल फैक्टर्स भी थे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ में अफेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने विलेजेस में देखा था बिग मैन होते थे, पावरफुल फिगर्स होते थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे ट्राइब्स में ट्राइब्स का चीफटेन होते थे, चीफ्स होते थे इन ट्राइब्स के। ये जो ट्राइबल चीफ्स थे ये अब धीरे धीरे सोसाइटी में जमींदार बनने लगे, कुछ ने खुद का किंगडम बना लिया, किंग्स बन गए। अब आपको किंगडम बनाना है खुद का, तो आपको आर्मी तो लगेगी। आर्मी इनकी कहाँ से आती थी? खुद के ही लिनियज से, यानी कि खुद के फैमिली में से आर्मी रिक्रूट कर ली, या फिर अपने भाई बंधुओं से जो ट्राइब के लोग हैं उनको भी रिक्रूट कर लिया, आर्मी बना ली। हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंध की ट्राइब का, जिनके पास 6000 कैवेलरी यानी कि 6000 हॉर्स सोल्जर्स और 7000 फुट सोल्जर्स थे। असम का एग्जाम्पल है अहोम किंगडम का। अहोम किंग के पास खुद के पायक्स होते थे। ये वो लोग हैं जो अपनी मिलिट्री सर्विसेज ऑफर करते थे, जिसके बदले में इनको जो किंग होते थे वो लैंड ऑफर कर देते थे। जो अहोम किंग्स थे इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि यहाँ हमारे रीजन के जो एलिफेंट्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ हम कैप्चर कर सकते हैं। तो अपने ट्राइबल किंगडम्स में ये लोग रूल भी करने लग गए थे। ये जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिला है कि ट्राइबल टू मोनार्कियल सिस्टम जा रहे हैं ये लोग, जो चीफ टेम से अब वो किंग्स बन जा रहे हैं, ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। हो सकता है बहुत पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन जो 16th सेंचुरी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था और ये होने लग गया था सोसाइटी में कि ट्राइबल किंगडम्स बन रहे थे। ये भी हमें आइन के थ्रू देखने को मिलता है कि आइन में मेंशन है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में किंगडम्स बन रहे हैं। इन किंगडम्स के बीच में वॉर काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, ये लोग एक दूसरे से लड़ते थे टेरिटरी के लिए, रिसोर्सेज के लिए। कोच किंग्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने अपने आसपास के बहुत सारे ट्राइबल एरियाज पे अटैक किया, काफ़ी सारे वॉर्स किए 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में, और अपने जो आसपास के ट्राइब्स थे उनको डोमिनेट किया, उनको सबड्यू किया। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हो रहा था हमारे इन फॉरेस्टेड रीजन्स में। हमने पहले के चैप्टर में बात करी थी इस्लाम्स के बारे में, हमने बात करी थी सूफी सेंट के बारे में। ये लोग भी यहाँ पे आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इस्लाम को धीरे धीरे यहाँ पे एक्सेप्ट करा रहे थे। अगर आपने पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, हमारे चैनल पे डल चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अब जब भी हम इंडिया के एग्रेरियन रिलेशंस की बात करेंगे, एक टर्म हमारे सामने आएगा, जमींदार। ये वो लोग थे, रहते हमारे रूरल एरियाज में ही थे, कंट्री साइड में ही रहते थे। इनके पास बहुत सारा लैंड था, ये लैंड के ओनर्स थे, प्रोपराइटर्स थे, और लैंड से ही रिलेटेड एग्रीकल्चर से ये लोग जुड़े हुए थे, लेकिन खुद से एग्रीकल्चर नहीं करते थे। तो ये क्या थे, कौन थे, क्या करते थे, इसको हम देख लेते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज था, बहुत सारा पावर था इनके पास, इसलिए ये लोग सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। पावर इनकी कहाँ कहाँ से आती थी? बहुत सारे रीज़न थे। इनमें से ज़्यादातर लोग हाई कास्ट वाले थे, इसलिए इनका सोसाइटी में स्टेटस थोड़ा हाई था। फिर इसके अलावा ये लोग स्टेट के लिए भी का सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो स्टेट जो थी मुगल स्टेट वो इनको सपोर्ट करती थी, तो इसलिए भी इनके पास पावर्स थी सोसाइटी में। इनके पास जो जो लैंड थी, ज़मींदारी थी, उसके लिए टर्म है मिल्कियत। ये इनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिस पे इनका प्राइवेट कल्टीवेशन होता था। ये खुद तो करते नहीं थे, तो ये किससे करवाते थे? या तो ये लोग
हायर कर लेते थे लेबर्स, या फिर अपने जो सर्वेंट्स होते थे, अपने जो नौकर होते थे, उनसे अपना कल्टीवेशन का काम करवाते थे। ये जो इनकी ज़मींदारी है, इसको खुद सेल कर सकते हैं, बिक्वीथ यानी कि किसी और के नाम कर सकते हैं, या फिर मॉर्टगेज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ज़मींदार काफ़ी पावरफुल फिगर थे, तो और भी रीज़न थे जिसके कारण इतनी पावर ये इनके पास थी। तो जैसे कि मैंने बोला, स्टेट के लिए ये लोग काम करते थे। क्या काम? ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर देते थे, जिसके बदले में कुछ पैसा इनको मिल जाता था। तो इसलिए स्टेट का सपोर्ट इनके साथ था, क्योंकि स्टेट से जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ इनके पास मिलिट्री रिसोर्सेज थी। खुद की मिलिट्री है तो सोसाइटी में पावर तो आपके पास आएगी ही आएगी। ज़्यादातर ज़मींदार फोर्ट्रेसेस में रहते थे, खुद के किले इनके पास होते थे, जिसमें ये लोग अपनी आर्म कंटिजेंट मेंटेन करते थे। तो इस आर्मी में क्या क्या होता था? कैवेलरी भी होती थी, इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स भी होते थे, आर्टिलरी एक नया टर्म आया है, यानी कि इनके पास खुद की तोपें भी होती थी। तो काफ़ी पावरफुल फिगर्स ये लोग थे हमारी सोसाइटी के। अगर हम हमारे कंट्री साइड के जो लोग हैं उनका एक पिरामिड बना लें, तो सबसे नीचे कौन सा सेक्शन आएगा? जो लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस लेबर्स वगैरह हैं, वो लोग, सर्वेंट्स वगैरह। और एकदम पीक पे, टॉप पे कौन आएंगे? यही हमारे जमींदार। अबुल फजल ने अपने अकाउंट्स में बताया है, जो अपर कास्ट है उसमें दो कैटेगरीज है, ब्राह्मण्स और राजपूत। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारे रूरल इंडिया में। तो ये हो गए। इसके अलावा हमने बात करी थी जो इंटरमीडिएट कास्ट वगैरह थे, इनमें कुछ लोग एकदम पावरफुल भी हो सकते थे, गरीब भी हो सकते थे। तो ये भी बताते हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्शन था इंटरमीडिएट कास्ट का, जो भी सोसाइटी में अच्छा था, पावरफुल था। मुस्लिम जमींदारीज भी हमें देखने को मिल जाती हैं। वैसे ये टर्म्स आप याद कर सकते हैं, बहुत जगह पर आप यूज़ कर पाएंगे। लिबरल स्प्रिंकलिंग, जब भी कोई चीज़ जेनरस अमाउंट में है, जेनरस नंबर में है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है लिबरल स्प्रिंकलिंग ऑफ मुस्लिम जमींदारीज। अब क्वेश्चन आता है, जो जमींदार के पास जमींदारियां हैं, इसको एक्सपांड कैसे करते थे, इसको कंसोलिडेट कैसे करते थे? तो हमें इस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स मिले उससे एक चीज हमें समझ में आती है कि ये लोग बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट करते थे, यानी कि वॉर्स वगैरह करते थे उन लोगों के अगेंस्ट जिनके पास लैंड था और जो इन लोगों से कमजोर थे। हमें पता है इन लोग के पास आर्मी होती थी, तो अपनी आर्मी का यूज करते थे और नए लैंड को अपने अंडर में लेके आते थे। लेकिन ये जो अग्रेशन है, क्या स्टेट इसको सपोर्ट करती होगी? मोस्टली नॉट। हो सकता है कुछ जमींदार को परमिशन होती हो कि भाई यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं, इसको हम कॉलोनाइज करने वाले हैं, तो स्टेट परमिशन दे देती हो, बट बिना स्टेट की परमिशन के स्टेट इसको सपोर्ट नहीं करती होगी। यहाँ आइन में हमें देखने को मिल रहा है कि कितनी आर्मी इन जमींदारों के पास कंबाइंड फोर्सेस थी, तो पूरे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। इसलिए ये जो आइन है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब एक तरीका हो गया कि अग्रेशन यूज करना, आर्मी यूज करना, अपने अंडर में लैंड लेके आना, लेकिन और भी स्लो प्रोसेसेस थे जिसके थ्रू जमींदारी का कंसोलिडेशन इस टाइम पीरियड में जमींदार कर रहे थे। वो क्या थे? ये भी हमें डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिल जाते हैं कि नए लैंड को कॉलोनाइज करने के लिए क्या क्या मेथड्स से, और भी ट्रांसफर ऑफ राइट से किसी और के अंडर में जो लैंड है उसको अपने नाम पे करवा लिया, या फिर स्टेट ऑर्डर के थ्रू अगर कोई लैंड आपको मिल जाता है, या फिर आप कोई लैंड को परचेज कर लेते हो। तो ये कुछ स्लो प्रोसेसेस थे जो जमींदार यूज कर रहे थे। तो ये वो मेथड थे जिनका यूज करके जो लोअर कास्ट वाले लोग थे, अब वो जमींदारी रैंक्स पे, जमींदारी स्टेटस तक पहुंच रहे थे। बहुत ज्यादा जमींदारी ट्रांसफर हो रही थी, बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी। इसलिए बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी से भी लोग, अलग अलग सेक्शन से लोग जमींदारी अपने अंडर में होल्ड कर रहे थे, उसको कंसोलिडेट कर रहे थे। इवन जो क्लैन बेस्ड या फिर लिनियज बेस्ड जमींदारी थी, फॉर एग्जांपल किसी एक क्लैन के पास कोई जमींदारी है, या फिर एक कोई जमींदारी है जो कि फैमिली टू फैमिली पास ऑन हो रही है, इसको भी कंसोलिडेट करने के बहुत सारे मेथड्स थे। ये हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि ये हो भी रहे थे कंसोलिडेट। फॉर एग्जाम्पल राजपूत और जाट्स ने हमारे नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े टेरिटोरियल एरियाज को अपने अंडर में काफी कंट्रोल में किया, उधर पे डोमिनेशन स्टेब्लिश किया। सिमिलरली जो पेजेंट पास्टरलिस्ट ग्रुप्स थे, हमने एक एग्जांपल की बात करी थी, सदगोप्स, इन लोगों ने भी सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल रीजन में काफ़ी एरियाज को अपने अंडर में लेके आए। तो ये इस तरीके से हमें कंसोलिडेशन इन जमींदार का देखने को मिल रहा था। जमींदार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत सारे नए लैंड को एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वहाँ पे चालू करवाया। इन्होंने ये प्रोसेस कैसे कराया? इन्होंने लोगों को मीन्स दिए कि भाई आप हमसे लोन ले लो और यहाँ पे सेटल हो जाओ, यहाँ पे एग्रीकल्चर करना चालू करो। इस तरीके से बहुत सारा एरिया इनके अंडर में आया था, कॉलोनाइज कर रहे थे और वहाँ पे कल्टीवेशन ये लोग करवा रहे थे। जमींदारी खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी। तो इस तरीके से पूरा कैश नेक्सस इन लोगों ने डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि जमींदारी बस बेची और खरीदी जा रही थी, बल्कि जो प्रोड्यूस होता था उसको भी बेचा जाता था, खरीदा जाता था, जिसके लिए जमींदार ने मार्केट्स बनवाए जहां पे अपना
प्रोड्यूस लाके बेचते थे। इन मार्केट्स में जो पेजेंट्स होते थे वो भी अपना अपना प्रोड्यूस लेके आते थे और बेचा करते थे। अब एक चीज तो ये हो गई कि जो जमींदारी क्लास है ये हम सबको पता है कि एक एक्सप्लॉइटेटिव क्लास है। इनके अंडर में जो लोग थे, जो वीकर सेक्शंस थे, उनको ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन इनका दूसरा एक साइड ये भी है कि ये एक तरीके से फादर फिगर्स बन रहे थे पेजेंट्री क्लास के लिए। पेजेंट्री क्लास और इस क्लास के बीच में, जमींदार के बीच में हमें देखने को मिलता है कि म्यूचुअल बेनिफिट्स के रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे। और ये कई बार जो पेजेंट्स थे उनको पैट्रॉन भी कर दिया करते थे कि भाई आपको पैसे की जरूरत है तो लोन वगैरह दे दिया, पैसे वगैरह प्रोवाइड कर दिए। इस तरीके से फिगर भी ये लोग सोसाइटी में बन रहे थे। अब ये जो दूसरा साइड है, एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है जमींदार का, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो हम दो सोर्सेस देखेंगे। चैप्टर 6 में हमने बात करी थी भक्ति सेन्स की। नए मूवमेंट्स आए थे और जो ऑप्रेसर्स थे सोसाइटी के, जो भी हायरार्किकल डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता था, उसको अपोज किया जा रहा था। लेकिन इस ऑपोजिशन में कहीं पे भी जमींदार्स को या फिर इवन मनी लैंडर्स को एज एक्सप्लॉइटर्स नहीं बताया जा रहा था, एज ऑप्रेसर्स नहीं बताया जा रहा था पेजेंट्री क्लास का। बल्कि हमें यह देखने को मिलता है कि जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते थे, जो स्टेट होती थी, उसके अगेंस्ट लोगों का आया निकलता था। यानी कि लोग उसके अगेंस्ट अपना ऑपोजिशन दिखा रहे थे, ना कि जमींदार के अगेंस्ट। ये आया टर्म भी आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब रैथ या फिर गुस्सा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि जो अपराइजिंग्स हो रही थी 17th सेंचुरी में हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, इन अपराइजिंग्स में जो जमींदार थे इनको पेजेंट्स का सपोर्ट मिल रहा था स्टेट के अगेंस्ट। तो अगेन यही चीज हो गई कि जहां पे भी ऑपोजिशन हो रहा है पेजेंट्स का, वो स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है, जमींदार के अगेंस्ट नहीं। और जमींदार जब स्टेट के अगेंस्ट होते हैं तब वहां पे भी पेजेंट जमींदार को सपोर्ट करते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि जमींदार 100% एक्सप्लॉइटेटिव क्लास नहीं थी, बल्कि थोड़ा बहुत जो पेजेंट्री क्लास है उनसे जुड़ी हुई थी, उनका सपोर्ट भी इस क्लास को मिल रहा था। अब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, जो कि मुगल स्टेट ने हमारे रूरल एरियाज में लगाया था। जो मुगल एम्पायर था उसका इकोनॉमिक फाउंडेशन ही ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इसके लिए इन्होंने एक अपैरेटस बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, जो कि इंश्योर करता था कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो उसको स्टेट अच्छे से कंट्रोल कर पाए। यहाँ पे जो असेसमेंट करना है लैंड का, कितना टैक्स यहाँ से लिया जाना चाहिए, वो असेसमेंट हो, उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाए। इसके लिए इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया था। ये जो अपैरेटस था उसमें दीवान का ऑफिस भी इंक्लूडेड था। ये दीवान कौन आता है? ये दीवान एक स्टेट का ऑफिशियल है जो कि फिस्कल सिस्टम को, जो भी मॉनेटरी एक्टिविटीज का सिस्टम है, उसको पूरा सुपरवाइज करने का काम ये ऑफिशियल करता है। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम हमारे एग्रेरियन सोसाइटी में बनने लगा था, जो कि स्टेट ने बनाया था। और स्टेट के जो ऑफिशियल्स थे, जैसे कि हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो गए या फिर रिकॉर्ड कीपर्स हो गए, ये अब इस तरीके से एग्रेरियन रिलेशंस में घुस चुके थे और एग्रेरियन रिलेशंस को, एग्रेरियन सोसाइटी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस और शेप कर रहे थे। जो मुगल सोसाइटी थी इसने सबसे पहले क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगी, कितना लैंड है, कितना कल्टीवेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद हम अपना रेवेन्यू फिक्स करेंगे और वो टैक्स हम सोसाइटी से, पीपल से लेंगे। तो यहाँ पे हमें दो स्टेजेस देखने को मिल जाते हैं। पहला स्टेज है असेसमेंट करने का कि कितना किसी लैंड से रेवेन्यू लिया जाना चाहिए, और दूसरा स्टेज है उस असेसमेंट, जो भी असेस रेवेन्यू, उसको कलेक्ट करने का। तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं। जो असेस्ड अमाउंट है उसको बोला जाता है जमा, और जो कलेक्टेड अमाउंट है उसको बोला जाता है हासिल, कि इतना हमें अमाउंट मिला। अकबर ने अपने जो रेवेन्यू कलेक्टर है इनके लिए टर्म है अमील गुजार। अमील गुजार के लिए ऑर्डर्स दिए हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करनी है, जो भी आप रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे उसको कैश में करिएगा। लेकिन मान लेते हैं कैश में नहीं हो पाता, कोई प्रोड्यूसर कैश नहीं दे सकता है, उसके बाद जो काइंड का ऑप्शन है उसको भी ओपन रख लीजिएगा। यानी कि कैश नहीं दे पाया तो ठीक है, प्रोड्यूस दे दो, लैंड दे दो, या फिर काइंड में पेमेंट कर दो, जैसे भी आपको करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कैश को दी गई थी। तो यहाँ पे कैश का काफी ज्यादा रोल सोसाइटी में हो ही चुका था, हमने पहले भी इसकी बात कर ली है। अब एक बात क्या है कि जो रेवेन्यू फिक्स किया जा रहा है, स्टेट उसको कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा फिक्स किया जाए ताकि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन हर बार इतना हासिल नहीं हो पाएगा। ये होता भी था, लोकल कंडीशन, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गए, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, अच्छी फसल को हमारे कीड़े खा गए, तो कैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पे कर पाएंगे। तो जो हासिल होता था वो कई बार इन लोकल कंडीशन के कारण उतना नहीं हो पाता था जितना असेसमेंट किया जाता था। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्टेट कोशिश करती थी इंफॉर्मेशन गैदर करने की। इस इंफॉर्मेशन में हर चीज कलेक्ट की जा रही थी। जो कल्टीवेटेड लैंड है, जो कल्टीवेबल लैंड है, हर एक लैंड को मेजर किया जाता था, हर एक प्रोविंस के लैंड को मेजर किया जाता था। इसके हमें नंबर्स आइन में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। पूरी डिटेल्स आइन में लिखी हुई है अकबर के रूल की।
लेकिन सिर्फ अकबर ने नहीं, अकबर के बाद भी जो रूलर्स आए उन्होंने भी कोशिश करी इन नंबर्स को गैदर करने की। फॉर एग्जांपल 1665 में औरंगजेब ने अपने जो ऑफिशियल्स है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको बोला कि आप एनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए कि हर एक विलेज में हमारे पास कितने कल्टीवेटर्स हैं। तो अकबर के बाद भी कोशिशें की गई, लेकिन कभी भी पूरा जो हमारे इंडिया का लैंड था इस सब कॉन्टिनेंट का, उसको प्रॉपरली 100% मेजर नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा रीजन फॉरेस्ट कवर्ड था, इसको मेजर अच्छे से नहीं किया जा रहा था, तो बहुत सारा रीजन ऐसा था जो अनमेजर्ड रह गया। वही चीज जो हमने ऊपर चैप्टर में देखी, उसके सोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आइन के वर्ड्स है, कैश और काइन वाले, ये औरंगजेब ने जो ऑर्डर दिए उसको बताया गया है। वैसे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, इनकी ऑलमोस्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन जो चैप्टर हमने पढ़े उसके थ्रू ही हो चुकी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस इनके आते हैं जरूरी नहीं है सोर्स से वो निकल के आए। बहुत बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे चैप्टर की डिटेल्स पूछ रहे होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, पॉज करके आप इनको पढ़ लीजिए, काफी अच्छी बात है। वरना अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम पास आ चुके तब ये वीडियो देख रहे हो, तो जो हमने चैप्टर पढ़ा है उनके बेसिस पे ही आपसे सोर्सेस के सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। अब ये मैप हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के रेन में किस किस रीजन में एक्सपांशन किया गया था। तो बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा आप यहाँ देख के कि पूरा जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था उसको ये लोग कैप्चर कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से सिल्वर हमारे इंडिया में फ्लो हो रहा था, कितना ट्रेड हो रहा था, कितना कमोडिटीज को बेचा जा रहा था, खरीदा जा रहा था। जो मुगल एम्पायर था, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल एम्पायर था हमारे एशिया का, जिसने हमारी पावर को और रिसोर्सेस को काफी अच्छे से अपने रीजन में कंसोलिडेट किया था 16th और 17th सेंचुरी में। लेकिन बाकी जगहों पे अलग एम्पायर्स भी बन रहे थे, जैसे कि चाइना में मेंग, ईरान में सफावीद, टर्की में ओत्तमन, और ये सारे एम्पायर्स भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहे थे, काफ़ी स्टेबल ही एम्पायर्स थे। सिंस इतने सारे स्टेबल एम्पायर्स बन रहे थे, इनके बीच में काफ़ी सारा ओवरलैंड ट्रेड हो रहा था और काफ़ी एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी चाइना से लेके मेडिटेरियन सी रीजन के बीच में। ये वो टाइम था जब अलग अलग वॉयजेस किए जा रहे थे, नए लैंड को डिस्कवर किया जा रहा था। जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड था, यूरोपियन कंट्रीज, अब उन्होंने न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया। तो यूरोपियन न्यू वर्ल्ड यानी कि हमारा अमेरिकन रीजन्स, हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, तो इनके बीच में भी लिंक बन गया, जिसके बाद से काफ़ी सारा ट्रेड होने लगा एशिया और यूरोप के बीच में भी, स्पेशली यूरोप और इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट के बीच में। तो अब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो गया, जो हम ट्रेड कर रहे थे उसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी काफ़ी सारा आ गई, क्योंकि हम बहुत सारे अलग अलग एम्पायर्स के साथ अलग अलग रीजन्स में ओवरसीज ट्रेड कर रहे थे। ओवर लैंड हमने देख लिया, बहुत सारा ट्रेड यहाँ पे हो रहा था। प्लस कमोडिटीज़ में भी बहुत सारी कमोडिटीज़ का एक्सपांशन हो चुका था, अलग अलग प्रोड्यूस हम कर रहे थे, जो हम बेच रहे थे, बहुत सारे प्रोड्यूस हम खरीद रहे थे। तो ये डाइवर्सिटी आ गई थी। इसके बाद सिंस इतना ज़्यादा ट्रेड होगा, बहुत सारा अमाउंट हमारे इंडिया में आ रहा था, बहुत सारा सिल्वर बुलियन एशिया में आ रहा था हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें से ज़्यादातर एशिया का हमारे इंडिया में ही आ रहा था। सिल्वर बुलियन यानी कि सिल्वर के बड़े बड़े पीसेस दिए जाते थे इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कुछ केसेस में कॉइन्स यूज किए जाते थे। ये सब जो सिल्वर था हमारे बेसिकली इंडिया में आ रहा था, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी था, क्योंकि हमारे पास नेचर रिसोर्सेज सिल्वर के कम थे। तो सिंस नेचर हमें सिल्वर मिल जा रहा था तो हमारे लिए बेनिफिट हो रहा था। जिसके बाद बहुत सारे हमने कॉइन्स भी बनाए। तो ये हमें देखने को मिलता है 16th और 18th सेंचुरी में। ये वो पीरियड था जहाँ पे हमारे पास मेटल करेंसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, क्योंकि बहुत सारा मेटल रिसोर्सेज हमारे पास आ रहा था। और इस टाइम पे हमने बहुत हैवी अमाउंट में कॉइन्स को मिंट किया। कॉइन्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गए थे हमारी इकोनॉमी में, जिसके कारण जो हमारी मुगल स्टेट थी, या अपना जो टैक्स लेती थी, जो रेवेन्यू ले रही थी, बहुत हद में कैश में ले पा रही थी। इसके लिए हमें जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे इंडिया के, उनके अकाउंट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1690 में जोवानी कारेरी नाम के एक ट्रेवलर थे इटालियन, जिन्होंने इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई कैसे बहुत सारा सिल्वर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से निकल के इंडिया तक पहुंच रहा है। इनके डिस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चला कि 17th सेंचुरी में हमारे पास कितना ज़्यादा कैश और कम्युनिटी का ट्रांजैक्शन हो रहा था इंडियन रीजन में। तो इसके अलावा आप यहाँ पे बॉक्स साइड में इमेजेस भी देख सकते हो। औरंगजेब का सिल्वर कॉइन, ये हमारे अकबर का सिल्वर कॉइन, ये कमोडिटी है जो हमारे इंडियन मार्केट में टेक्सटाइल्स बनाए जा रहे थे यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए। तो काफ़ी सारा ट्रांजैक्शंस इनके बीच में हो रहा था। ये जोवानी कारेरी का पूरा डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दिया था कि भाई सिल्वर यहाँ से निकलता है, अमेरिका से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और इंडिया आता है। अब हम बढ़ते हैं आइन के ऊपर, और आइन के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। अकबर ने अबुल फजल को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिखने का काम दिया, जिसके कारण बना आइन आए अकबरी। ये कंप्लीट हुआ 1598 में,
जो कि अकबर के रूलिंग का 42nd ईयर था। आइन एक बड़े हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। अकबरनामा जो कि अकबर ने बनवाना चाहते थे, अपनी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, उसका पार्ट था हमारा आइन। अकबरनामा में 3 बुक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 बुक्स हिस्टोरिकल नरेटिव देती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात करती हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 9 में थोड़ी और बात कर रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं आइन आई अकबरी की, जो कि थी अकबरनामा की 3rd बुक। इस चैप्टर में हमने पूरी आइन की डिस्कशन किया है। आइन में हमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। इसमें कोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी के क्या फीचर्स थे, रेवेन्यू के क्या सोर्सेस थे, फिजिकल लेआउट पूरे प्रोविंसेस का, अकबर के जितने भी एम्पायर थे उनके बारे में, फिर पूरे रीजन का जो लिटरेरी, कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस थे लोगों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें आइन में डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। आइन में भी अलग अलग पार्ट्स है, उसके हम नीचे बात कर रहे होंगे। तो एक तरफ अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है, जितने भी सारे गवर्नमेंट के लेवल्स है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, प्लस जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं अकबर के रीजन के, उनके बारे में हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। आइन हमें बहुत सारे नंबर्स भी प्रोवाइड करता है इन प्रोविंसेस के बारे में, जो कि हमें बहुत कुछ इन प्रोविंसेस के बारे में बताती हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और कंपाइल करना इस आइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपीरियल टास्क था, जिसको बहुत डिटेल से किया गया। इसका एक पर्पस तो ये भी था कि अकबर को पूरा बताया जाए कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस उनके रीजन में, फिजिकल फीचर्स क्या क्या है पूरे रीजन में, इन सब के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करना और रूलर की हिस्ट्री को पूरा नोट यहाँ पे करना। तो आइन में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, हमने इस पूरे चैप्टर में उसकी बात कर ही ली है। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि आइन इज अ व्यू फ्रॉम द टॉप। ये अकबर की तरफ से, मुगल स्टेट की तरफ से दिखा रहा है कि सोसाइटी कैसी थी, ऑर्डिनरी सिटीजन किस तरीके से सोसाइटी को देखते थे, ये मेंशन नहीं कर रहा है। जो आइन थी इसमें भी बहुत सारे बुक्स थे, 5 बुक्स थे, 5 दफ्तर, जिसमें से पहले जो 3 दफ्तर थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। पहली बुक का नाम है मंजिल आबादी, जो कि इंपीरियल हाउस होल्ड जो अकबर का था और उसके जो मेंटेनेंस था उसके बारे में बात करता है। सेकेंड बुक सिपाह आबादी, ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पूरा कवर करता है। सर्वेंट्स को कैसे पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता था इसके बारे में बात करता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे उनके बारे में बायोग्राफिकल अकाउंट्स देता है, नोटिसेस, यानी कि उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स देता है। इंपॉर्टेंट लोग कौन थे, चाहे वो स्टेट के ऑफिशियल्स हो गए या फिर स्कॉलर्स हो गए, पोएट्स हो गए या आर्टिस्ट हो गए। फिर थर्ड बुक थी मुल्क आबादी। इसमें हमें जो एम्पायर का जो फिजिकल साइड था उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। इसमें हमें क्वांटिटेटिव मेजर्स बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं। जो 12 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे अकबर के रीजन के, उसके बारे में हमें डिटेल्स मिलती हैं। इसमें हमें बहुत सारा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है, जिसमें टॉपोग्राफिक, जोग्राफिक और इकोनॉमिक साइट्स के बारे में बताया गया है। ज्योग्राफिक एक थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, क्लाइमेट और सेटलमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। टोपोग्राफिक थोड़ा सा नैरो टर्म है कि आप उस जगह के हिल्स हैं या फिर आपके क्या टेरेन है उसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है पूरे रीजन के बारे में, और हर एक लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता था, जो फिजिकल डिविजन्स होते थे, इनके बारे में बताया गया है। क्या होता था सबसे बड़े लेवल पे, जैसे कि आज की डेट पे हमारे पास कंट्री है, स्टेट है, विलेज लेवल है, अलग अलग लेवल से, वैसे यहाँ पे भी डिवीजन किया गया था। ऊपर पहले हमारे पास सूबास थे, फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास, फर्दर डिवाइडेड इनटू महल्स। इस तरीके से डिवीजन किया जाता था और हर एक के बारे में हमें इसमें डिटेल देखने को मिल जाती है। कितना टोटल एरियाज था, कितना टोटल असेस्ड रेवेन्यू था, ये सब इसमें लिखा गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सूबा लेवल के बारे में बता दिया गया। आइन में पहले सूबा लेवल के बारे में पिक्चर दी गई है, फिर सरकार लेवल के बारे में, इस तरीके से फर्दर डिविजन्स के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई हैं बहुत डिटेल में। और ये सारी डिटेल्स देने के लिए टेबल्स हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इन टेबल्स में पूरी लिस्ट बनाई गई है कि क्या क्या था, कैसे कैसे था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 कॉलम्स बनाए जाते थे। मान लेते हैं आप किसी परगना या महल की बात कर रहे हो, उसके बारे में पहले उसका नाम दिया हुआ है, फिर उसमें क्या फोर्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, उसके बाद उसका कितना मेजर्ड एरिया है वो बताया गया है। फोर्थ कॉलम में बताया गया है कि कितना असेस्ड रेवेन्यू है, कैश में उसको लिखा गया है। फिर उसके बाद कितना रेवेन्यू आप चैरिटी में ग्रांट्स कर रहे हो वो पूरा लिखा गया है। फिर 6th कॉलम जमींदार का नाम लिखा गया है, जमींदार के बारे में बताया गया है। और 7th और 8th कॉलम में इन जमींदार के बारे में डिटेल्स है कि इनकी क्या कास्ट होती थी, इनके पास कितनी ट्रूप है, उसके बारे में बताया गया है। तो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में रिकॉर्ड किया गया है कि ट्रूप्स में भी बताया गया है कि हॉर्समैन कितने हैं, फुट सोल्जर्स कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं। तो आप देख ही सकते हैं मुल्क आबादी में
कितनी डिटेल में कितना कुछ नहीं दिया हुआ है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हमें इसके थ्रू पता चल गई कि क्या क्या पूरा सिस्टम था, कितने कितने लोग थे, क्या क्या था। बहुत हैवी यहाँ पे काम किया गया था। तो मुल्क आबादी एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है हमारी एग्रेरियन सोसाइटी का, हमें नॉर्थ इंडिया का एक बहुत अच्छी पिक्चर देता है। फिर फोर्थ और जो फिफ्थ दफ्तर थे हमारे आइन के, उसमें रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशन जो यहाँ के लोगों के थे उनके बारे में बताया गया था, और अकबर के जो ऑस्पिशियस सेइंग्स थे उन सेइंग्स को यहाँ पे लिखा गया था। अब सिंस ये आइन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हमने ट्रांसलेट करने का काम भी किया, जो इस बॉक्स में बताया गया है कि इसको इंग्लिश में और बाकी लैंग्वेजेस में भी हमने इसको ट्रांसलेट किया। जो आइन था इसको अकबर ने स्पॉन्सर किया था ताकि उनको पूरे एम्पायर के बारे में पता चले कि भाई क्या क्या डिटेल्स है हमारे एम्पायर की, क्या क्या डाइवर्सिटी है। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ऑफिशियल पेपर्स को सिर्फ रिप्रोड्यूस कर दिया था, कॉपी पेस्ट कर दिया था। ऐसा नहीं था कि भाई ये डेटा इसको लिख दिया, नहीं, इसमें बहुत पेन्सटेकिंगली काम किया गया था और बहुत सारे एफर्ट्स डाले गए थे। ये इस चीज़ से भी पता चलता है कि इसको 5 बार रिवाइज किया गया था, क्योंकि इसको हाईली कॉशियसली इसको पूरा किया जा रहा था, मेंटेन की जाती थी इसकी ऑथेंटिसिटी, भाई कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इसमें लिख दी जाए। ये कैसे मेक श्योर किया जा रहा था, जो ओरल टेस्टिमनीज लिए जाते थे उनको पहले चेक किया जाता था, क्रॉस चेक करते थे, वेरीफाई करते थे, और उसके बाद ही इस डॉक्यूमेंट में एज फैक्ट्स उसको लिखते थे। जो न्यूमेरिकल डेटा लिखा जाता था इसमें, उसको नंबर्स में नहीं बल्कि वर्ड्स में लिखा जाता था, ताकि सुनने बोलने में लिखने में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो ऑथेंटिसिटी पूरी मेंटेन की जा रही थी, गलतियों को एलिमिनेट किया जा रहा था। लेकिन जब हमारे हिस्टोरियंस ने इसको केयरफुली पढ़ा तो हमें आइन में कुछ प्रॉब्लम्स भी, गलतियां भी देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, टोटलिंग एरर्स हमें देखने को मिले। अबुल फजल के किसी असिस्टेंट ने शायद प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दी होगी, इसलिए ये एरर आ गए। लेकिन यार इतना डिटेल ये डॉक्यूमेंट है, इतना बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, उसमें छोटे मोटे एरर तो चलते हैं, चलो हम मान सकते हैं। और ये जो माइनर एरर्स हैं ये कोई उसकी वैल्यू को कम नहीं करते, उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई कम नहीं कर देते। एक और हमें इसमें लिमिटेशन क्या देखने को मिली है, इसकी जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसका थोड़ा नेचर स्क्यूड है। यानी कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया कि सारी जगहों से कलेक्ट किया गया हो, बल्कि कुछ जगहों की हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, कुछ जगहों की कहीं कम देखने को मिलती है। किसी सूबास के बारे में सब कुछ बताया गया है कि उसके जो ज़मींदार थे उनकी क्या कास्ट थी, वो कितने थे, ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन बंगाल और उड़ीसा के बारे में ये डिटेल नहीं दी गई है। सिमिलरली ऐसे तो बहुत कुछ फिजिकल डेटा इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन हर जगह की जो प्राइसेस हैं, जो वेजेस हैं, वो इसमें मेंशन नहीं की गई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। प्राइसेस और वेजेस किस जगह की मेंशन की गई हैं, जो इंपीरियल कैपिटल था आगरा उसके आसपास के रीजन की, उसके अंदर की मेंशन की गई है। लेकिन ये पूरे कंट्री की वेजेस और प्राइसेस के बारे में हमें डिटेल नहीं देता, तो थोड़ा स्क्यूड नेचर का है। भले ही हमें कुछ लिमिटेशंस भी मिल गई, लेकिन जो आइन की इंपॉर्टेंस है इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। आइन एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, और हमें अबुल फजल की भी तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी। इन्होंने जो हमें मुगल एम्पायर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनके पहले के और इनके टाइम के जो बाकी क्रॉनिकलर्स थे वो इस डिटेल्स को टच कर ही नहीं रहे थे। वो किसके बारे में लिखते थे, वॉर्स के बारे में, कॉन्क्वेस्ट के बारे में, पॉलिटिकल मैशिनेशंस यानी कि जो साजिशें होती थी उनके बारे में लिखते थे, डायनेस्टीज़ के बारे में, टर्मोइल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लिखते थे। जो इन्फॉर्मेशन लोगों की है, जो कंट्री की इन्फॉर्मेशन है, सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन है, ये पहले के लोग लिख ही नहीं रहे थे। लिखते भी थे तो सिर्फ इसलिए लिखते थे कि अगर कोई पॉलिटिकल मोटिव है तो लिख लिया, वरना लोगों के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग दे ही नहीं रहा था। ये लिखने का काम किसने किया, अबुल फजल ने। और पुराने जो ट्रेडिशंस थे, पुराने जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे, उनसे काफ़ी आगे अबुल फजल बढ़ गए और इन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी डिटेल्स दी एम्पायर के बारे में, इनके लोगों के बारे में। अब एक लेवल पे जो हमें एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में पता चला है, हमें जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स मिली है, हमें जो सोसाइटी के बारे में बताया गया, ये तो बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा जो हमें लोगों के प्रोफेशंस के बारे में, ट्रेड के बारे में, इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाई नोबल्स के बारे में, ये सारी जो डिटेल्स दी है, इसका यूज़ करके हम जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ओवरऑल आइन इज़ अ फैंटेस्टिक डॉक्यूमेंट जिसने हमें बहुत कुछ बताया है। अबुल फजल ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा काम किया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव।